डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो वास्तव में एटॉमिक स्ट्रक्चर होती क्या है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जनरल आइडिया हम ले लेते हैं। कोई भी एटम इसके दो पार्ट होते हैं एटम के। एक इसका न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दो चीज़ें पाई जाती हैं, और एक एटम के बाहर मतलब एटम में न्यूक्लियस के बाहर एक त्रिविम क्षेत्र होता है, अंतराकाशीय स्पेस होता है जिसमें सेल्स होती हैं और उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि इस न्यूक्लियस की बात करें तो इस न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है वो जीरो है, यानी कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्रकार जो पूरा न्यूक्लियस है आपका वो पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बाहर ये जो विभिन्न कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब हम परमाणु की बात करते हैं तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, वो आवेश विहीन या उदासीन होता है। ऐसा क्यों है? अभी जैसा कि हमने कहा कि परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, ठीक है, जबकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। अब इस प्रोटॉन पर प्लस आवेश के कारण पूरे नाभिक पर प्लस आवेश होता है। इसके बाहर इस क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो विभिन्न कक्षाएं इनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इस प्रकार से जितने प्रोटॉन होते हैं यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं एक उदासीन परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यही कारण है कि जितना आवेश पॉजिटिव न्यूक्लियस पर होता है उतना ही आवेश नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। और इस प्रकार से आपका जो परमाणु है, जो एटम है, वो विद्युत उदासीन होता है। तो ये थी परमाणु संरचना का जनरल आइडिया कि किसी परमाणु के दो भाग होते हैं, उसका छोटा सा उसके केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और उसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में जितना धनावेश था उतने ही धनावेश को उदासीन करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भी पाए जाते हैं। तो ये होती है परमाणु की सामान्य संरचना। अब डिटेल करते हैं कि इसका संगठन होता क्या है। देखिए, परमाणु का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ परमाणु। परमाणु की आधुनिक संरचना की आधारशिला जे थॉमसन तथा रदरफोर्ड ने रखी। पहले ये समझा जाता था कि जो परमाणु हैं वो अविभाज्य कण हैं और यह द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, परंतु जे थॉमसन और रदरफोर्ड के अनुसार अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि परमाणु बहुत से उप परमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मीजॉन आदि से मिलकर बना होता है। इन कणों में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मूल कण कहते हैं। यानी हमारा अधिकांश जो रसायन विज्ञान है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ ही घूमता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं, और अन्य कणों को असामान्य मूल कण कहते हैं। तो ये जो मूल कण हैं ये क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी खोज कैसे हुई, उसको अब हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नाम आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन का। देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी विलियम क्रुक्स ने तथा जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका का उपयोग करके की थी। इसमें बहुत कम दाब पर विसर्जन नलिका में विद्युत धारा प्रवाहित की और कैथोड से नीले रंग की किरणें निकली जिन्हें कैथोड कहा गया। तो ये विसर्जन नली क्या है इसको देख लेते हैं। इन्होंने कांच की एक ट्यूब ली जिसको विसर्जन नली कहा गया। कांच की जो इन्होंने ट्यूब ली ये डिस्चार्ज ट्यूब है। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। तो ये कांच की जो ट्यूब है हमारे पास ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। तो यहाँ इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एक
एनोड। कैथोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है। अब ऋणावेशित से कैसी किरणें निकलेंगी? ऋणावेशित निकलेंगी, सीधी सी बात है। और एनोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव जो प्लेट है उसकी तरफ आने वाली किरणें कैसे होंगी? नेगेटिव होंगी। तो इस विसर्जन नली में बहुत ही लो प्रेशर पर कोई गैस भरी गई है। अब जब ये पूरा जो सर्किल है आपका, इसमें जब वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्रवाहित की जाती है तो धीरे से हम देखते हैं कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जिन्हें हम कैथोड रेज कहते हैं, और ये एनोड की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो ये ऋणावेशित किरणें होती हैं क्योंकि ये धनावेशित प्लेट की ओर चल रही हैं। अब इनसे क्या क्या परिणाम यहाँ निकाले गए हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण हैं, इनकी खोज जे थॉमसन ने की। ये कैथोड किरणों के संघट कण हैं। संघट मतलब कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी हुई हैं। दूसरा, कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका का उपयोग करके की। इन्होंने बहुत कम दाब पर विसर्जन नलिका में विद्युत धारा प्रवाहित की। कैथोड से नीले रंग की किरणें निकली जिन्हें इन्होंने कैथोड किरणें कहा है। जो कैथोड है इससे नीले रंग की किरणें निकलती हैं जिसे इन्होंने कैथोड कहा है। अब ये पूरा कैथोड का वर्णन हम कर चुके हैं। अब है कैथोड किरणों के गुण, जिसमें सबसे पहला गुण है हमारा कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। दूसरा है कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणें प्रकाश की चाल से गति करती हैं। सीमा 10⁻⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड के बीच है। ठीक है, यानी कैथोड किरणें कहाँ चल रही हैं? सरल रेखा में गति कर रही हैं। कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणें प्रकाश की चाल से गति करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अगला है कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। फ्लोरिसेंस यानी कि प्रकाश उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें, अगला पॉइंट है कैथोड किरणें जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण कर उसका ताप बढ़ा देती हैं। यानी कैथोड किरणें जिस भी उससे टकराएंगी, जिस भी वस्तु से टकराएंगी तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण कर उसके ताप को बढ़ा देती हैं। यानी जहाँ टकराती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। कैथोड किरणें जब कॉपर जैसे ठोस पर टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। यहाँ कॉपर की बजाय यदि टंगस्टन जैसा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला धातु लिया जाए तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा कि उच्च गलनांक वाली धातुओं से जो कैथोड किरणें टकरा के एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो ये वाला ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्स किरणों के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है कि एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं किससे? कैथोड किरणों से। और कब होती हैं? जब कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि टंगस्टन है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु से पर जब ये टकराती हैं जाके तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला है कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है। यानी किसी गैस से जब ये टकराते हैं तो गैस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जब गैस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पर कोई ना कोई आवेश अवश्य आ जाएगा। नेक्स्ट उसे कहते हैं हम आयनन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 9वां हमारा, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। यानी ये फोटोग्राफिक प्लेट पर यदि पड़ जाएं तो वहाँ उसको भी इफेक्ट डालती हैं ये उस पर भी। नेक्स्ट है धातु की पतली पन्नी से गुजर जाती हैं। जो धातु की पतली पन्नी होती है उससे ये गुजर जाती हैं कैथोड किरणें। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला पॉइंट है कि इन किरणों की प्रकृति विसर्जन नलिका में उपस्थित कैथोड के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यानी जो हमने विसर्जन नली ली थी उसमें हमने देखा था कि लो प्रेशर पर गैस भरी हुई थी। यानी इन किरणों की जो प्रकृति है, विसर्जन नली में उपस्थित जो कैथोड का पदार्थ है जिससे इलेक्ट्रोड बने हुए हैं वो, और विसर्जन नली में उपस्थित गैस पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट हमारे कैथोड किरणों का E/m यानी आवेश अपॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान, यानी -1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। ये कहने कैथोड किरणों का E/m आवेश बटे द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान, यानी -1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है। अर्थात कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा है। नेक्स्ट हमारे पास आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार गति में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m = इलेक्ट्रॉन का शेष द्रव्यमान बटे, यदि आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत को देखें तो एक सूत्र निकल कर आता है m = इलेक्ट्रॉन का शेष द्रव्यमान बटे √1 - u/c²।
जहाँ u इलेक्ट्रॉन का वेग है, c प्रकाश का वेग है, और u और c यदि बराबर हो जाएं, u और c यदि बराबर हो जाएं तो इस कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा है, गतिज इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ एक और जो पॉइंट है ना, ये E/m वाला, ये बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के E/m यानी आवेश अपन द्रव्यमान का मान कितना है। E/m का मान निश्चित होता है जो कि -1.76 गुणा 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था, ठीक है, कि जो कैथोड किरणें निकलती हैं, जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो विसर्जन नलिका में उपस्थित कैथोड के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर निर्भर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन किरणें निकलती हैं इनकी जो प्रकृति है वो विसर्जन नलिका में उपस्थित कैथोड के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी उसी तरीके से गोल्डस्टीन ने इसमें छिद्रित कैथोड लिया, कैथोड छिद्रयुक्त लिया, ठीक है। जैसा कि यहाँ चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है, यदि आप देखेंगे तो ये छिद्रित कैथोड है। कैथोड क्या होता है? जिस पर ऋणावेश हो, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एनोड है। एनोड कैसा होता है? धनावेशित होता है। यानी कैथोड की तरफ कौन सी चीज़ आएगी? जो प्लस होगी। ये देख रहे हैं, ये कैथोड की तरफ जा रहा है। यहाँ यदि आप देखें तो ये कहाँ जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है, ठीक। और ये कौन सी प्लेट है? एनोड है। एनोड कैसी है? प्लस है। इस प्लस की ओर कौन सी चीज़ जा रही है? माइनस जा रही है। और यहाँ हमारे पास जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ प्लस चीज़ जा रही है। तो यानी कुछ ना कुछ अदृश्य किरणें जो ऋणावेशित प्लेट है उसकी तरफ भी जाती हैं, और उस ऋणावेशित प्लेट क्योंकि यहाँ छिद्रित है तो इस छिद्रित प्लेट से वो किरणें पार निकल जाती हैं इधर, तो यहाँ जाके ये प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ जो इन्होंने विसर्जन नली ली है वो छिद्रित कैथोड युक्त ली है प्रोटॉन की खोज के लिए। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। यह धनावेशित कण है, यह एनोड किरणों का संगत कण है। सेकंड, गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड का उपयोग किया और थॉमसन प्रयोग को दोहराते हुए एनोड किरणों के बनने का विश्लेषण किया। इन किरणों को धनात्मक या कैनाल किरणें कहते हैं, क्योंकि ये जो किरणें थी कहाँ जा रही थी? छिद्रित कैथोड के पीछे जा रही थी, वहाँ जाके प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। इन्हीं किरणों को कैनाल किरणें या धन किरणें नाम दिया गया। नंबर 3, एनोड किरणों के गुण क्या हैं? देखिए, एनोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। दूसरा, एनोड किरणें द्रव्यमान कणों से बनी होती हैं। तीसरा, एनोड किरणें धनावेशित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनोड किरणें बहुत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो ये किधर मुड़ जाएंगी? क्योंकि धन किरणें हैं तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी। नेक्स्ट है एनोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कैथोड का भी गुण था। इन किरणों में E/n का अनुपात इलेक्ट्रॉन से कम होता है और निश्चित नहीं होता, ये भी है। कैथोड किरणों से भिन्न इनका E/m का मान नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी गैस बदल दी तो E/m का मान बदल जाएगा। यह अधिकतम होता है जबकि नलिका में उपस्थित गैस हाइड्रोजन होती है। ये कब अधिकतम होगा? जब नलिका में कौन सी गैस हो? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कैसा होता है? कम, और द्रव्यमान E/m में कहाँ रहा है? नीचे। तो इसके लिए E/m का मान अधिकतम कब होगा? जब विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरी हो। लास्ट जो पॉइंट है, ये किरणें ZNS पर्दे पर प्रकाश की चमक उत्पन्न करती हैं। जिंक सल्फाइड का जो पर्दा है, ये धनावेशित किरणें जो हैं वहाँ पर प्रकाश की चमक उत्पन्न करती हैं। तो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें अब एक टेबल दी गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर, इनके द्रव्यमान और आवेश को लेकर। इसको आप नोट कर लीजिएगा और ढंग से इसको लर्न कर लीजिएगा। आप तक आप इसे पढ़ते हुए भी आए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की इकाई AMU या kg है। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻⁴ यहाँ जो ये सारी टेबल है ना, ये पूरी स्पष्ट नहीं है, और इसको आपको मैं अलग से PDF को सेंड करूँगा, वहाँ से आप इनको उतार लीजिएगा। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विषय में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आपका आवेश है, यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश को देखा जाए तो वो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन का यदि आप आवेश देखें तो ये भी 1.6 × 10⁻19 आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो हो गया -1.9 ×
10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इसी प्रकार से यदि प्रोटॉन की बात करें तो +1.9 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। और यदि द्रव्यमान की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह सूर्य इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम है। समझ में आ रही है बात। और जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर है। समझ में आ रही है। तो इससे ज़्यादा इसमें स्टडी करने का कोई मैटर ऐसा है नहीं। तो इस टेबल को अलग से मैं PDF आपको सेंड करूँगा, उसमें से उतारिएगा। अब हमारे पास बचता है न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित नाभिकीय विक्रियाओं के द्वारा की। न्यूट्रॉन जो है इसकी जो खोज हुई है वो नाभिकीय विक्रिया के द्वारा हुई है। कौन सी नाभिकीय? बेरिलियम पर हीलियम कण की बौछार जब की गई तो बेरिलियम और ये दोनों परमाणु जुड़ गए, 4 और 2 6, कार्बन 12, 9 और 4 13 होने चाहिए थे लेकिन 12 बन गए। 0N1 एक चीज़ निकली जिसका आपका जो 1 है, ये जो द्रव्यमान तो था इसमें, लेकिन कोई आवेश इस तरह का नहीं था, कोई प्रोटॉन इसके नाभिक के अंदर नहीं थे। तो ये जो निकलने वाली चीज़ थी ये थी क्या? इसी को बाद में न्यूट्रॉन नाम दिया गया, जिसको किसने दिया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, इसका निम्न प्रकार से क्षय होता है। जो न्यूट्रॉन है ये 1H1 प्रोटॉन, -1 E0 इलेक्ट्रॉन और 0 μ0 ये एंटी न्यूट्रिनो होता है, इसमें जाके इसका क्षय होता है। ये रिएक्शन बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछी जा सकती है, कंपटीशन में भी पूछी जा सकती है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणविक प्रजातियां। चलिए, ये जो टॉपिक है आपका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ सवालों के साथ, कुछ प्रश्नों के साथ। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये आपकी समझ में आया होगा। ये शुरुआत है इस चैप्टर की, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। और जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि वे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।